नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग आरपीएससी जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन अजमेर आरपीएससी के द्वारा जो व्याख्याता भर्ती होनी है। कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि सर ये भर्ती कब आएगी, क्या होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, बहुत से प्रश्नोत्तर थे। तो देखिए भर्ती कब आएगी इसके बारे में पहले आपको अपन चर्चा कर लेते हैं। इसका अभी तक ऑथेंटिक किसी को भी पता नहीं है, परंतु शीघ्र आने की संभावना है, ये कन्फर्म है। अपन को पढ़ाई नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि लगातार अगर पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तभी जाके अपन कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। आज के युग के जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं, आज के युग का जो पैटर्न है प्रश्न बनाने का, वो ये नहीं है कि आप 20 दिन में पढ़ करके परीक्षा पास कर लोगे। ये कभी नहीं होगा। अगर आपके मन में या दिमाग में ये सवाल है कि मैं 20 दिन में पढ़ के तैयारी करके पेपर पास कर सकता हूँ, इस जीवन में तो संभव होगा नहीं। आगे का पता नहीं है। रीट पीछे निकल गई है, आप सभी ने देख लिया होगा और काफ़ी समय भी दिया था, फिर भी दुनिया यूं ही रो रही है। तो अब समय रहते अगर संभल जाएं अपन, उसी में अपना फ़ायदा है। क्योंकि अपने इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। अपने पिताजी की अपने पास में बहुत बड़ा बिजनेस है कि अपन बिजनेस पे जाके उसको संभाल लेंगे, कुछ और काम धंधा वो कर लेंगे। अपने पास में मतलब सीधी सी बात है, अगर सरकारी नौकरी है तो समाज में इज्जत है, छोकरी है नौकरी है तो, वरना वो भी नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी के सिलेबस की। ठीक है, सेकंड जो पेपर होता है हिंदी का, तो देखिए पूरा जो पूर्णांक होता है पेपर का वो होता है 300 मार्क्स का। उसमें ये अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है कि 55% प्रथम पार्ट होगा उसमें से आएंगे, 55 दूसरे में से आएंगे, 10 काव्य शास्त्र वाला जो पार्ट है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और 30% है वो अलग से आएंगे। तो देखिए ये पूरे 150 होते हैं क्या, 30 और 10 40 और 110, 150 प्रश्न होते हैं, मतलब 300 नंबर का पेपर आएगा। तो सबसे पहले देखो यह आता है उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर का मतलब समझते हो, सीनियर। तो अपठित गद्यांश आते हैं इसमें तो, ठीक है, दोनों अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। अब ये जो है कार्यालय पत्र, इसमें अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति पत्र, परिपत्र, निविदा, अधिसूचना, ये सारे हैं। इसका मैंने वीडियो डाल रखा है। कल कई विद्यार्थियों ने कहा था कि सर ये चीज़ें हमें कहाँ से उपलब्ध होंगी। ये एक अभिव्यक्ति नाम करके एक पुस्तक चलती है कक्षा 12 में, उसमें ये सारे का सारा मैटर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इस पे मैंने आज से 2 साल पहले वीडियो बना दिया था। आप प्ले लिस्ट में से ये वीडियो देख सकते हो। बिल्कुल आराम से आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। शब्दकोश उपयोग पद्धति यानी जैसे आ जाता है ना, अंक है, अहंकार है, ए नाम से अजीत है, इनमें से पहला कौन सा आएगा, इस प्रकार के ये शब्दकोश में शब्द ढूंढना। एक प्रश्न हर परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। व्याकरण के रूप में देखा जाए तो देखो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे के सारे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द शुद्धि है, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। ये तो ये वाले जो पढ़ाए हुए हैं सारे के सारे टॉपिक, ये आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको अपन को याद ही करना पड़ता है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन और पत्रकारिता, इसका भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने, संवाद सेतु नाम करके एक पुस्तक चलती थी पिछली बार, अब की बार वो हटा दी गई है। तो उस पुस्तक में से बहुत शानदार नोट्स निकाल करके इसका वीडियो बनाया हुआ है। आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, अपने नोट्स तैयार कीजिए। इन दोनों का आप बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करना, कम से कम आपको 5 या 6% इन दोनों टॉपिक्स में से मिलेंगे। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं वो हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। दूसरी बात होता है कि इसका जो मैटर होता है ना, वो हर किसी को उपलब्ध होता है नहीं यार। बहुत से विद्यार्थी तो इनको छोड़ ही देते हैं कि ये कोई मतलब ही नहीं है इनका। जबकि परीक्षा में हर एक जो सिलेबस होता है उसके हर एक पॉइंट को अपन को नोट करना है। उस हर एक पॉइंट में से प्रश्न पूछा जा रहा है। वर्तमान युग की जो परीक्षा पद्धति देखी जाए तो हर एक पॉइंट में से आपको प्रश्न मिलेगा। आप रीट का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर एक सिलेबस के पॉइंट में से आपको प्रश्न मिला है। ये नहीं है कि ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ दिया गया, ऐसा शायद नहीं हुआ। आई बात समझ में? आगे देखो, अब ये है कविता, कहानी, रिपोर्टाज यानी विधाएं। इसके बारे में अगर चर्चा करें तो ये विधाएं हैं, इनको क्या कहते हैं, इनका वीडियोस अपन अब बनाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज़ आपको मैं बारीकी से समझाऊंगा, बताऊंगा। कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब इसी के साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा नवीनतम सत्र, ध्यान रखना, बहुत से विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि सर आपने जो पुस्तक निकाली है वो क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो रहा है आपके सामने कि नवीनतम सत्र में पाठ्यक्रम में समाहित 11वीं और 12वीं की कक्षा की अनिवार्य और ऐच्छिक विषय की समस्त गद्य और पद्य रचनाओं के जानकारों को समावेश इस पाठ्यक्रम में किया गया है। तो नवीनतम सत्र वर्तमान में एनसीईआरटी लागू है राजस्थान में, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना।
आरबीएससी में भी एनसीईआरटी लागू कर दिया गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और हमने जो पुस्तक निकाली है वो एनसीईआरटी पर आधारित है, न कि पिछली साल जो पुस्तकें चलती थी उन पर आधारित नहीं है। पिछली साल कक्षा 9 और 11 की पुस्तक चेंज हुई थी, और अब की बार है कक्षा 1 से लेकर के अंत तक, मतलब 12वीं तक है ना, वो सारी की सारी एनसीईआरटी में तब्दील है वो कर दी गई है। इसलिए हमारी पुस्तक बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित है, और पुस्तक में सारी की सारी वो रचनाएं शामिल हैं जो मतलब फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती में या सेकंड ग्रेड में जुड़ने वाली हैं, क्योंकि अभी 11वीं और 12वीं की पुस्तक हमने निकाली है। 9वीं और 10वीं का प्रोसेस अभी जारी है, हम लिख रहे हैं, आराम से दिवाली तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इतने मैटर में से मित्रों ध्यान रखना, खास तौर से 55% आएंगे आपके। कितने आएंगे? 55% आएंगे, यानी पूरा जो पेपर है उसका आधा भाग इस साइड में पड़ा है, थर्ड भाग इस साइड में पड़ा है। अब थर्ड आगे आएगा और उसके बाद में देखना, ठीक है ना। 33%, 100% होता था इसमें, यहाँ पर 33% यहाँ से आएगा, ध्यान रख लेना इस बात का। तो 33% का मतलब एक बहुत बड़ा भाग है। तो सारी रचनाएं क्लियर करनी है, वो सारी चीज़ें हैं। अब देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास दूसरा खंड है, इसमें से भी 55% आने हैं। इसमें इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास ग्रंथ व इतिहास लेखक, और हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन, नामकरण वगैरह जो भी है ना, कि किस कवि ने किसको, किस लेखक ने किस कवि को प्रथम माना, कौन सी रचना को प्रथम माना, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, कौन सा ग्रंथ किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। आदिकाल की रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियाँ, रचना और प्रमुख रचनाकारों का परिचय, ये यहाँ तक आदिकाल है। यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। भक्ति काल की वही बात करें तो भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, इसमें संत काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं और कौन कौन से प्रमुख संत हुए थे, मतलब कबीर सर्वोपरि थे। सूफी में सूफी की विशेषताएं, जयसी प्रमुख थे। राम भक्ति में तुलसीदास जी प्रसिद्ध थे, और कृष्ण भक्ति में सूरदास जी अष्ट साप के कवि। इसकी स्थापना कब हुई, कौन से ने कौन सी रचना लिखी, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना कब हुई, वो सारी चर्चाएं हैं वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से प्रश्न उठते हैं, ठीक है। अब रीतिकाल की चर्चा करें, ध्यान रखना रीतिकाल की मुख्य काव्य धाराएं रीति शब्द, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ये 3 प्रमुख धाराएं। इसके साथ ही साथ में तात्कालिक सामान्य प्रवृत्तियां, विशेषताएं, रचनाकार और उनकी रचनाओं का परिचय। रीतिकाल संपूर्ण है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आधुनिक काल की चर्चा करें तो आधुनिक काल तो महासागर है, आप सभी को पता है। पूर्व पीठिका, तात्कालिक परिस्थितियां यानी उस समय में, और खड़ी बोली, हिंदी गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकारों का गद्य की विविध विधाओं का उद्भव, ये भारतेंदु युग की बात आ गई है, ठीक है। फिर इसी के साथ में देखिए, विविध गद्य विधाओं का विकास, नाटक है, एकांकी है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, कुछ भी छोड़ा नहीं है अगले ने। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, सो अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब का सब। काव्य का विकास में अब यहाँ पर कविताएं हैं, कविताओं में मुख्य रूप से भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन, टोटल हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो यहाँ से भी 55% आने हैं। 33% पार्ट है वो यहाँ से आएगा, आगे बात समझ में। 55% यहाँ से भी आने हैं, तो इसलिए ये दोनों पार्ट अपने लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ही मायने रखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसी के साथ में प्रथम पार्ट जो व्याकरण वाला है और पुस्तकों वाला है, ठीक है। अब काव्य शास्त्र की चर्चा करें, उसमें साथ साथ काव्य शास्त्र भी जुड़ा हुआ है। 55 प्रश्नों में काव्य शास्त्र भी जुड़ा हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसमें शब्द शक्ति बहुत अच्छे से मैंने टॉपिक क्लियर करवा रखा, आप यूट्यूब मतलब प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। अलंकार वही हैं सारे, यमक है, श्लेष है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, विभावना, अन्योक्ति और समासोक्ति, ये सारे। छंद मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोग छंद कर सकते हो, बिल्कुल सारे, दोहा, चौपाई, रोड़ा, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका, कवित, छप्पे, कुंडलियाँ, द्रुत विलंबित, ठीक है। एक शॉर्ट में बता देता हूँ, नभोग्रो, ध्यान रखना, द्रुत विलंबित ज्यादातर व्याख्याता परीक्षा में पूछा जाता है, नगर मगन मगन और रगड़, ठीक है। काव्य गुण करवा रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से, माधुर्य, ओज और प्रसाद। रस नहीं करवाए, रस अब करवाऊंगा मैं आपको, सारा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल सारी पुस्तकें मैंने जो पुस्तकें निकाल रखी हैं 11वीं और 12वीं की, वो पुस्तकें हूबहू आपको पूरी की पूरी इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल एक एक पाठ को, उसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, उनके मतलब काठिन्य निवारण, जो मतलब कठिन शब्द होते हैं उसके शब्दार्थ हैं, उनमें से कौन कौन से लोकोक्ति मुहावरे बनते हैं, कविताओं का पूरा भावार्थ और कविताओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, पूरी मतलब 11वीं और 12वीं की पुस्तक आपको पढ़ाई जाएगी। और सेकंड ग्रेड आती है तो आपको 9वीं और 10वीं की भी पढ़ाई जाएगी। तो ठीक है, इस रस का टॉपिक अपन अब करेंगे। आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर
जोड़िए जिससे कि सभी विद्यार्थी एक साथ लाभान्वित हों। ठीक है, ये काव्य शास्त्र। तो इसमें से 55 प्रश्न आने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास और एक काव्य शास्त्र के मिला के। तो ध्यान रखिए 55 में से 10 तो काव्य शास्त्र के मिलेंगे अपन को, परंतु 45 और 40 के बीच में है ना हिंदी साहित्य के इतिहास के मिलेंगे। परंतु इसको हल्के में मत लेना काव्य शास्त्र को। क्यों? क्योंकि 10 या 12 प्रश्न आएंगे, हो सकता है 15 भी दे देगा, इसलिए बहुत मायने रखते हैं 15 प्रश्न अपने आप में। कंपटीशन में तो एक प्रश्न भी बहुत मायने रखता है, एक एक पॉइंट पे भी अपन को मारामारी होती है, वहाँ पर भी सिलेक्शन से या तो अपना सिलेक्शन हो जाता है पॉइंटों में, या अपन पॉइंटों में रह जाते हैं। होने का तो बहुत कम चांस है, रहने का यह ज़्यादातर, क्यों बैड लक इंसान रहते हैं ज़्यादातर। आगे देखो 10 प्रश्न यहाँ से आएंगे। काव्य हेतु, काव्य लक्षण और प्रयोजन, मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा, आप लोग बिल्कुल आराम से प्लेलिस्ट में से इसको पढ़ सकते हैं। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोरेंज का उदात्त सिद्धांत और मार्क्सवाद। ये मार्क्सवाद पिछली बार जोड़ा था। ठीक है, मार्क्सवाद है, वक्रोक्ति है, ध्वनि संप्रदाय है, ये 2-3 टॉपिक पिछली बार जोड़े थे, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से करवाए हुए हैं। आप लोग उनमें से नोट्स बनाइएगा, एक भी प्रश्न उनमें से पिछले पेपर को उठा के देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया। इस बात का ध्यान रखना, आप कोई भी पुस्तक खरीदो ना तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना। ये वाले टॉपिक है ना, जितने आपको बेसिकली मिलेंगे ना उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ज़्यादातर पुस्तकों में क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मैटर डाल दिया जाता है, उसका परीक्षा में कोई मतलब ही नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि पुस्तक लेखक होता है, वो चाहता है कि कुछ भी चीज़ छूटे नहीं। लेखक के भी इसमें कोई गलती नहीं मान सकते हैं, वो ये चाहता है कि विद्यार्थी के लिए कोई चीज़ छूटे नहीं, हो सके उतना ज़्यादा दिया जाए। परंतु ये ऐसी चीज़ें हैं, इनका अगर अपन को बेसिक क्लियर हो गया ना, उसमें से ही प्रश्न उठा लिए जाते हैं। और आप वीडियो देख सकते हो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छे नोट्सों के माध्यम से अपन ने वीडियो तैयार किए हैं। ठीक है, 10 प्रश्न यहाँ से आने हैं। अब चलते हैं अपन साइकोलॉजी की। 30 प्रश्न आने अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, 30 प्रश्न आने हैं यहाँ से। तो देखो, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व है। अधिगमकर्ता शिक्षक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, और विद्यालय प्रभावशीलता, जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है। साइकोलॉजी तो सभी में चल रही है, इसलिए अपने लिए ये कोई नया विषय नहीं रहा, नया टॉपिक नहीं रहा है। साइकोलॉजी को अपने को मतलब एक जीवन का अंग बना लेना है। ठीक है ना, इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर अधिगमकर्ता का विकास, किशोर अधिगमकर्ता यानी संज्ञानात्मक है, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के प्रतिमान। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अधिगम शिक्षण, इसमें क्या होगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवाद संप्रदाय अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ। किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताएं एवं उनके शिक्षण के लिए निहितार्थ। ये है मतलब शिक्षण अधिगम के लिए, जिसमें संज्ञानवादी, निर्मितवाद वो आएगा सारा का सारा। चौथा किशोरावस्था के रूप में पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की समस्याएं। फिर किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि और उसके निहितार्थ। फिर किशोर के मानसिक स्वास्थ्य प्रोत्साहन, पारितोष करने की मार्गदर्शक प्रविधियां और उनका उपयोग। किशोरावस्था पूरी, इसमें बाल्य और शैशवावस्था नहीं जोड़ी गई है, कई पुस्तकों में आपको बाल्य और शैशवावस्था भी मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे रीट और सेकंड ग्रेड में आता है, इसमें वो बाल्यावस्था, शैशवावस्था वगैरह नहीं है, सिर्फ किशोरावस्था है। किशोर अधिगमकर्ता की अनुदेशनात्मक व्यूह रचना, संप्रेषण कौशल एवं उसके उपयोग। शिक्षण की अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री का आयोजन एवं उपयोग। शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन, वैज्ञानिक परीक्षा, सूचना प्रक्रम और सहकारी अधिगम। शिक्षण आधारित निर्मितवादी सिद्धांत। सूचना संप्रेषण, ये मतलब आईसीटी वाला है, सूचना संप्रेषण तकनीकी का संपर्क है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर से संबंधित है। प्रणाली उपागम के अनुदेशन है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन है, और आईसीटी शिक्षा शास्त्र समकालीन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये साइकोलॉजी है, तो आपको इसमें से 30 प्रश्न मिलेंगे। 3 घंटे का देखो टाइम है, आपको पूरा दिखला देता हूँ मैं एकदम। पहला आपने पढ़ा था इसमें नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कॉन्सेंट, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा कंसल्ट। ठीक है, ध्यान रखना 55 क्वेश्चन आएंगे 110 नंबर के। अब ये नॉलेज ग्रेजुएशन का आ गया, इसमें 55 प्रश्न आएंगे 110 नंबर के। ये नॉलेज अपन को पोस्ट ग्रेजुएशन का बता दिया, एमए के 10 प्रश्न आएंगे, जो मैंने आपको अरस्तु, लोरेंज वगैरह बताए थे, मार्क्सवाद उसके। फिर ये साइकोलॉजी आ गई। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडोलॉजी, टेक्नोलॉजी, लर्निंग मटेरियल। तो ध्यान रखना 30 प्रश्न इसके, तो टोटल आप यहाँ पर जोड़ सकते हो 150 प्रश्न, यहाँ पर
मार्क्स के। तो आशा करता हूँ पूरी बात आपको व्याख्याता की अच्छी तरीके से समझ में आएगी, कौन से टॉपिक में से कौन से प्रकार के किस तरह कितने प्रश्न आएंगे। ज़्यादातर विद्यार्थियों को तो सिलेबस का नहीं पता होता, वो पढ़ते ज़रूर है परंतु उनको ये नहीं पता होता है किस टॉपिक में से कितने ज़्यादा आएंगे। वो होता है पीजी वाले वो जो टॉपिक हैं 10 प्रश्न जिसमें से आएंगे, ज़्यादातर विद्यार्थी उसको ज़्यादा पढ़ते हैं कि ये नया टॉपिक है। जबकि ध्यान दीजिएगा ये जो है इसमें से 10 ही आएंगे, ज़्यादा इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा अपन को ज़्यादा मैटर आएगा उस पर जोर देने की आवश्यकता है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल है ये वाला जो चल रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह, काव्य शास्त्र वगैरह, इस पर अपन को स्पेशली ध्यान देना है। इसी के साथ में ऊपर जो 55 क्वेश्चन इसके आने हैं यानी सीनियर सेकेंडरी वाले के, इस पर अपने को स्पेशल फोकस करना है। और मैं आपको अभी भी दोबारा बतला रहा हूँ कि ये जो पुस्तकें हैं 11वीं और 12वीं की, एक एक कविता एक एक गद्य रचनाओं की बिल्कुल बारीकी से आपको सारी पढ़ाई जाएंगी। मैंने एक दो पाठ पढ़ाए भी हैं, घर की याद है वो पढ़ाया था आप लोग। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप उस पाठ की व्याख्या एक बार अच्छी तरीके से सुनिए, उसके बाद में उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कीजिए। दोनों की वीडियोज़ आपके उपलब्ध होंगे। वो हमारी पुस्तक का मैटर है और आपको किस प्रकार से हमारी पुस्तक लगे उसके बारे में भी आप अपने विचार ज़रूर लिखें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको संपूर्ण व्याख्याता और सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है पॉइंट टू पॉइंट करवाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो।